हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम अपनी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। कालिदास ने आपकी रघुवंश लिखी है, भास ने स्वप्न वासवदत्तम लिखी है, सुबंधु के द्वारा आपकी कादंबरी लिखी गई है और हर्ष द्वारा रत्नावली लिखी गई है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी। सुबंधु ने आपकी कादंबरी नहीं लिखी। कादंबरी रचना है आपके बाण भट्ट की। किसकी रचना है? बाण भट्ट की। सुबंधु कौन थे? ये थे आपके संस्कृत के कवि थे, संस्कृत भाषा के कवि थे और इनकी रचना है आपके वासवदत्ता। इनकी रचना का नाम क्या है? वासवदत्ता इनकी रचना का नाम है। बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन ये आपके कौन से संशोधन के तहत आया था? तो ये आया था आपके 38वां संविधान संशोधन था। 38वां संविधान संशोधन 1975। नेक्स्ट है हमारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना। संपत्ति का अधिकार जो था उसको मौलिक अधिकारों से कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो ये था आपका 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संशोधन के तहत हुआ था? ये हुआ था आपके 61वें संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन 1988। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ना। तो ये आपके जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत और 1976 में ये हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा हुआ था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था आपके 61वां संविधान संशोधन था 1988। उद्देशिका में आपके पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ये था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन क्या है हमारे, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, हीराकुंड बांध महान नदी पर है और तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, या आपके मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो आपके कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? तो सही कथन है आपके, एक तो पहला कथन आपका सही है, रिहंद बांध जो है वो आपके सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। सेकंड आपका दूसरा कथन सही है, हीराकुंड बांध महान नदी पर है। और नेक्स्ट आपका जो तीसरा कथन है वो भी आपका सही है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और जो आपका चौथा कथन है यानी कि मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो आपके चारों ही कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रिहंद बांध जो है आपकी सोन नदी की एक सहायक नदी, कौन सी सहायक नदी पर है आपके? रिहंद पर है। ठीक है। रिहंद बांध पर रिहंद नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध आपकी कहाँ पर है? महान नदी पर है, बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य का संयुक्त उपक्रम है। कहाँ पर है ये आपके तुंगभद्रा परियोजना? ये आपकी तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और मैथान बांध जो है ये आपकी मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर है। तो इसलिए आपके चारों ही कथन सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विद्युत विभव के संबंध में आपके कौन कौन से कथन सही हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह एक अदिश राशि है या आपके यह एक सदिश राशि है। तो कौन से कथन आपका सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या आपके ना तो एक ना ही दो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आपका केवल और केवल पहला कथन सही है। यह एक अदिश राशि है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्राय एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है आपका जूल, क्या होता है इसका एसआई मात्रक, ये होता है आपका जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। ओके, विद्युत विभव एक अदिश राशि है जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत विभव तो आपका अदिश राशि होता है और सदिश राशि क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र, ये आपका सदिश राशि होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमारा यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि वे अपनी पैदावार पर ज्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, एक तो आपका दूसरा कथन सही है, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। सेकंड आपका इसका थर्ड कथन जो है, यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। दोनों कथन आपके सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है और यह आपके खाद्य सुरक्षा मिशन में भी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है। तो गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है, मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, या आपकी बलबन को, या इल्तुतमिश को। तो किसको कहा गया है गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा गया आपके इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर-ए-जहांदार का महत्वपूर्ण पद दिया था और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलाम का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके आपके क्या क्या कार्य हैं, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुति करना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन कौन से कथन आपके सही है, मतलब निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं। तो यहाँ पर एक तो फर्स्ट यानी कि आपका संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, और फिर नेक्स्ट आपका निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और आपका नियंत्रण। ये सभी कार्य हैं भारत के निर्वाचन आयोग की। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 के अनुसार इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करना और उन सभी निर्वाचनों के का संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। ठीक है,
और चुनाव के लिए उचित उपबंध कराने की शक्ति अनुच्छेद 327 के तहत संसद में निहित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये आपका संसद और राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना और निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये आता है आपके अनुच्छेद 324 के खंड 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से आपका कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सही सुमेलित नहीं है। चिपकिला आपके कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। बोमिडला अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला मेघालय में है। और जोजिला आपके जम्मू और कश्मीर में है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो वो है आपका नाथुला मेघालय में नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथुला कहाँ पर है आपका, नाथुला जो है ये आपके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाथुला आपके मेघालय में नहीं है। कहाँ पर है नाथुला, ये आपके सिक्किम में है। नाथुला कहाँ पर है आपके, ये है आपके सिक्किम में। ठीक है, बाकी आपके सभी सही है। शिवकिला अरुणाचल प्रदेश में है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। बोमिडला अरुणाचल प्रदेश में है। और जोजिला आपके जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूरिया है। यूरिया क्या है आपका, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है। एक पादप हार्मोन है, या आपका एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है। तो क्या है आपका यूरिया, यूरिया क्या होता है आपका, यूरिया होता है आपका एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका, CONH2 ट्वाइस। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका, CONH2 ट्वाइस। ठीक है, यूरिया में आपके लगभग 46.7% होती है आपकी नाइट्रोजन। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्माइड भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा, किसी फर्म की चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल। तो किसी फर्म की चालक पूंजी में चल लागत पूंजी में क्या शामिल नहीं है, तो वो है आपका भूमि राजस्व। किसी फर्म की चल लागत पूंजी में भूमि राजस्व शामिल नहीं होगा, जबकि बीज, उर्वरक तथा सिंचाई जल इत्यादि इसकी चल लागत पूंजी में शामिल होंगे, क्योंकि ये सभी आपके कृषि आगत में शामिल हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स में शामिल हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड एलनब्रो आपके अवध विलीनीकरण से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण से संबंधित है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली आपके चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है। सॉरी, यहाँ पर आपको बताना था कि कौन आपका सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित था आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली आपके चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ठीक है, लॉर्ड एलनब्रो के काल में आपकी अवध का विलीनीकरण नहीं हुआ था। लॉर्ड एलनब्रो के काल में होता आपका सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय, सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था, ये आपके 1843 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के काल में आपके क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के काल में आपके कुशासन के आरोप में अवध का विलीनीकरण हुआ था। अवध का विलीनीकरण, ठीक है, अवध का विलीनीकरण हुआ था। कब हुआ था, आपके 1856 में हुआ था। बाकी ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली आपके चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और सर जॉन शोर जो है, ये आपका सर जॉन शोर, इसके काल में आपके तृतीय आंग्ल
मराठा युद्ध हुआ था? नहीं, ये आपके तृतीयांगल मराठा युद्ध सर जॉन शोर के काल में नहीं हुआ था। ये हुआ था आपके किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। कब हुआ था? आपके 1817 से 18 के बीच। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली आपके चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है तो अभिकथन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। कारण है आपका, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। कारण क्या है? आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। नीचे दी गई कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए गलत है किंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा कथन भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है ये आपकी आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। और नेक्स्ट हमारा कारण जो है, ये आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ये भी सही है। लेकिन जो कारण है ये आपकी कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या आपके बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने का, उसका संकट या सन्निकट होने से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग की सुरक्षा संकट में होने पर संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग या बाह्य आक्रमण मतलब आपके किसी भी भाग के लिए आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्म में से आपका कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपके बाघ आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके राज्य दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। बुक्सा आपके बिहार में है, दम्फा मिजोरम में, नमेरी असम में और नामदफा आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आपका कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो सही सुमेलित नहीं है आपका बुक्सा। बुक्सा आपके बिहार में नहीं है। बुक्सा कहाँ पर है? ये आपके पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा कहाँ पर है आपका? ये है आपके पश्चिम बंगाल में। बुक्सा कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में है, ना कि बिहार में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। थायमिन की कमी से आपके बेरी-बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है और आपके विटामिन के की कमी से बंध्यापन रोग होता है और नियासिन की कमी से आपके पेलाग्रा रोग होता है। तो इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी, विटामिन के की कमी से बंध्यापन नहीं होता। विटामिन के जो है आपका, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है आपका नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन क्या नाम है इसका आपका? नेफ्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसे रुधिर स्राव रोगी पदार्थ भी कहते हैं। इसके स्रोत से हरी पत्तियां, इसके स्रोत क्या क्या है आपके? हरी पत्तियां, अंडा, यकृत और आपके आंत के जीवाणु। बंध्यापन जो है ये आपकी विटामिन ई की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ई। बंध्यापन का संबंध किससे है? विटामिन ई की कमी से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के की कमी से आपका बंध्यापन नहीं होता, ये आपके विटामिन ई की कमी से होता है। बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो किसके अधीन किया जाता है? आपके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973। तो किसके अधीन विनियमित किया जाता है इन्हें? सभी राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के अधिकतर भागों में कृषि उत्पादों के बाजार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के अधीन विकसित एवं संचालित किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके संबंध में आपके कौन सा कथन सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो करेक्ट क्या होगा आपका? करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। उसकी शासन प्रणाली में भी आपके आमूलचूल परिवर्तन किया गया था। तो इसलिए आपके 1857 की क्रांति के संदर्भ में ऑप्शन सी आपका सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपके उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित है, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। तो कौन कौन से कथन आपके सही हैं राज्य के गवर्नर के संदर्भ में? तो गवर्नर के संदर्भ में जो आपके कथन सही हैं वो आपका पहला कथन भी सही है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दूसरा कथन भी सही है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। तीसरा कथन भी सही है, उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। और फोर्थ कथन आपका सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपके सभी चारों कथन आपके सही हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) में उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये दिया गया है आपके अनुच्छेद 154(1) में। ठीक है। और अनुच्छेद 155 में क्या दिया गया है आपके? अनुच्छेद 155 में वर्णित है राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है। और आपके अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 156(1) में वर्णित है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं और सामान्यतः वह 5 वर्षों के लिए पद पर रहते हैं। ये आपके कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ये 156 भाग 3 में, 156 भाग 3 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। टीटीकाका झील आपके बोलिविया पेरू में है, उर्मिया झील ईरान में है और रेंडियर झील रूस में है, अथाबास्का झील आपकी कनाडा में है। तो कौन सा कथन आपका कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका रेंडियर झील रूस में नहीं है। रेंडियर झील कहाँ पर है फिर? तो रेंडियर झील है आपके कनाडा में। कहाँ पर है रेंडियर झील? आपके कनाडा में है, रूस में नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आपके सही सुमेलित है, टिटिकाका झील बोलिविया पेरू में है, उर्मिया झील ईरान में है और अथाबास्का झील आपके कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रकाश आपका सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, या आपके प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है, प्रकाश अपने चारों ओर से परिवर्तित होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत छोटा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत कम होता है, जो हमारी आंखें देख नहीं सकती, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर हमारा, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर हमारे, करेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे आपके, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही सही हैं। लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। सामान्य रूप से भूमि सुधारों या आपके भूमि सुधार जो लैंड रिफॉर्म्स है तथा विशेष रूप से पट्टेदारी सुधार टेनेंसी रिफॉर्म्स का उद्देश्य सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से पट्टों या जातों के स्वामित्व या पुनर्विवरण तथा भूमि की अनुकूलतम उपयोग की दृष्टि से प्रचलनात्मक जोतों को पुनर्संगठित करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में आपका सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही नहीं है। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति इस आंदोलन का लक्ष्य था। यह आपके इसमें बहिष्कार की योजना थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो कौन सा सही नहीं है, वो है आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था आपके 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चोरी चोरा के कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। वापस कब ले लिया था इसे? महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था 4 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा का जो कांड हुआ था उसी के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय तथा विदेशी सामानों के पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये आपके राज्य सूची में आता है। जनगणना आपकी संघ सूची में आती है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा आपके द्वितीय अनुसूची में आता है। दल बदल का विरोध आपके 10वीं अनुसूची में आता है। तो इसमें जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है ये आपकी द्वितीय अनुसूची में नहीं आता, ये आपका चौथी अनुसूची में आता है। कौन सी अनुसूची में आता है? आपके चौथी अनुसूची में, ये द्वितीय अनुसूची में नहीं आता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आपके सही सुमेलित है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये आपकी राज्य सूची में और आपकी 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। जनगणना आपके संघ सूची का विषय है, ये भी आपकी 7वीं अनुसूची में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये आपकी चौथी अनुसूची में है और दल बदल विरोध का जो प्रावधान है वो आपकी 10वीं अनुसूची में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सही है? तो राइन नदी के संबंध में आपके कौन से कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपकी जो केवल और केवल दूसरा कथन सही है। रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ओके, राइन नदी स्विस आल्प्स से निकलकर भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए उत्तर सागर में गिरती है। राइन नदी जो है ये आपके कहाँ से निकलती है? ये आपके स्विस आल्प्स, कहाँ से निकलती है आपके? स्विस आल्प से निकलकर स्विस आल्प से निकलकर भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए उत्तर सागर में जाकर गिरती है। उत्तर सागर में जाकर गिरती है। ओके, जो राइन नदी है ये आपके स्विस आल्प से निकलकर भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए उत्तर सागर में जाकर गिरती है। जर्मनी का प्रसिद्ध शहर बोन इसके तट पर स्थित है और बोन शहर इसके जो बोन शहर है, बोन शहर ही आपका जर्मनी का प्रसिद्ध शहर, ये इसके तट पर स्थित है। ओके, बोन शहर आपकी जो राइन नदी है इसके तट पर स्थित है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि आपके पश्चिम और दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल आपका दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पोटेशियम क्लोरेट आपका माचिस होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका संचायक सेल में होता है और यूरेनियम आपके परमाणु बम में होता है। तो इसमें से आपका सही सुमेलित कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके संचायक सेल नहीं होता। संचायक सेल में आपके सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, संचायक सेल में किसका यूज होता है? इसमें आपके सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है, बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक जो होता है वो आपके क्या मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को, या आपके उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपके जो उत्पादक कीमत सूचकांक है ये मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। कथन है आपका, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। कारण है आपका, इस स्थगन का सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, और आपकी ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका कथन भी सही है, महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। और कारण भी सही है आपका। ये जो आपका स्थगन था इसका सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। बट कारण जो है ये आपके कथन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता। महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण चोरी चौरा की हिंसक घटना थी। साथ ही सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। तो इसलिए आपके कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं है कथन की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा युग्म सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, संविधान के तीसरे भाग में नागरिकता है, संविधान के फोर्थ भाग में आपके फोर्थ कै भाग जो है उसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं, और संविधान का पांचवें भाग में आपके राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है। तो इसमें जो आपका सही सुमेलित है, इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित है, वो है आपका ऑप्शन सी। संविधान का जो चौथा कै भाग है, फोर्थ कै, इसमें आपकी मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है। संविधान के दूसरे भाग में आपके मौलिक अधिकार नहीं, नागरिकता आती है। संविधान के दूसरे भाग में मौलिक अधिकार नहीं, नागरिकता आती है। संविधान के तीसरे भाग में आपके नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मौलिक अधिकार भाग 3 में क्या आते हैं, आपके मौलिक अधिकार आते हैं। ये आपका सही है सी, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है। और नेक्स्ट आपका जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, ये आपके संविधान के पांचवें भाग में नहीं आते। नीति निदेशक सिद्धांत कौन से भाग में आते हैं, आपके नीति निदेशक तत्वों से चौथा भाग। ठीक है, फोर्थ पार्ट, चौथा भाग जो है इसमें आपके नीति निदेशक सिद्धांत आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है ये, और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य आपका केरल में है, और सिमलीपाल आपकी मध्य प्रदेश में है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आपका ऑप्शन डी। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके मध्य प्रदेश में नहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपके ओडिशा में है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में, ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। स्थापना कब हुई थी इसकी, स्थापना कब हुई थी इसकी 1980 में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई थी, और यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। बाकी आपके सभी सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस वन्य जीव असम में है, पेरियार वन्य जीव आपके केरल में। सही सुमेलित जो नहीं था वो आपका ऑप्शन डी था, सिमलीपाल आपके मध्य प्रदेश में नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है। तो इनमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सहजीवी आपके उत्पादक होते हैं, परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं, मृतोपजीवी आपके विबंधक होते हैं, और तृणभक्षी आपके गौण उपभोक्ता होते हैं। तो सही सुमेलित नहीं है आपका ऑप्शन डी। तृणभक्षी जो होते हैं वो आपके गौण उपभोक्ता नहीं होते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है। तो कौन सा है आपका महत्वपूर्ण अंश, मांग जमाए, सावधि जमाए, या आपके अति बैंकिंग देनदारियां, या आपकी अन्य उधार ली गई राशियां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावधि जमाए। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश जमाओ यानी कि डिपॉजिट का होता है, और जमा में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सावधि जमाएं है यानी कि आपकी टाइम डिपॉजिट्स हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है आपकी टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी।
तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, काफी इम्पोर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।